रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 to 1240। सिर्फ 4 साल ही ये राज कर पाई। जो इनका कार्यकाल था बहुत मुश्किल था। शी इज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। नोबल डिड नॉट लाइक द आइडिया टू बी रूल्ड बाय अ वुमन सुल्तान। नोबल्स को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनके ऊपर एक महिला का शासन हो। नोबल्स कौन थे? नोबल्स को दल चालिसा भी कहा जाता था। ये रिच पीपल होते थे उस एरिया के। इनके पास लैंड होता था। ये आर्मी सर्व करते थे, मिलिट्री सर्व करते थे किंग को। इनके पास पावर भी थी और ये एडवाइस भी करते थे किंग को। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक महिला शासक वो सुल्तान बने, ऐसा ये नहीं चाहते थे। That's why they allowed Razia's brother Ruknuddin Firoz for the throne, but he was inefficient and unworthy. बिल्कुल भी योग्य नहीं था रुकनुद्दीन फिरोज। Then Razia again get the throne with the help of people. लोगों को अपने साथ लेकर आई और उन्होंने लोगों के मानने पर, कहने पर इन्होंने अपनी जो सुल्तान, अपने पिताजी की जो सल्तनत है उसको आगे बढ़ाया। She was intelligent, brave, courageous. She knew how to ride horses, and she always dressed like men. But in 1240, due to some conspiracy of Noble and her brothers, she were killed in a revolt. 1240 में कहा जाता है कि एक विद्रोह में इनको मार दिया गया, मरवा दिया गया। और एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, रज़िया गुंडों में फंस गई। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी दिल्ली सल्तनत की? तो वो थी रज़िया। और रज़िया सच में एक शासक बनने के लायक थी। रज़िया बहुत सुंदर भी दिखती थी और रज़िया के साथ ये कॉन्स्पिरेसी नहीं होती तो रज़िया बहुत आगे समय तक अपने शासन को आगे बढ़ाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दल चालिसा ने उनको मरवा दिया। फिर आए गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। Said that king was the representative of God and kingship was a divine institution। इनका मानना था कि एक राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। He was the slave of इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के स्लेव थे, इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव थे, इल्तुतमिश भी स्लेव थे। फिर उसके बाद उनकी बेटी और उनकी बेटी के बाद बलबन भी इल्तुतमिश के स्लेव थे। इल्तुतमिश के स्लेव थे और बलबन जो थे वो दल चालिसा के मेंबर भी थे। बट जब वो राजा बने तो उन्होंने दल चालिसा को डिस्ट्रॉय कर दिया। He destroyed दल चालिसा। He himself was a member of Chalisa. He get the throne after killing all the member of Iltutmish family. इल्तुतमिश फैमिली के सब लोगों को भी मार दिया, दल चालिसा के लोगों को भी मार दिया। कहा जाता है he was a ruthless with the officer, killing them without mercy. बिना दया करे ये किसी को भी बस मार दिया करते थे। बलबन's higher was his elder son. इनके बाद बलबन के बाद इनके बड़े बेटे प्रिंस मोहम्मद खान ने तुर्किश डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन मंगोल के साथ बैटल में उनकी भी जान चली गई। फिर उनके दूसरे बेटे बुघर खान, वो भी एक इफेक्टिव राजा नहीं थे, इसलिए बलबन देयरफॉर चूज हिज ग्रैंडसन। तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन कायकासरू सन ऑफ प्रिंस मोहम्मद के बेटे को चुना। However, after his death, his noble nominated क्वैकुबात एज सुल्तान। इनकी मौत के बाद उन्होंने किसी भी ग्रैंडसन को सल्तनत का राजा नहीं माना। क्वैकुबात को उन्होंने चुना। क्वैकुबात भी बहुत वीक और इनकॉम्पिटेंट था। द रूल वॉज पास टू 3 years old सन। तो फिर उनके 3 साल के बेटे को रूल पास कर दिया शमसुद्दीन कैकुमार्स, हु वर इवेंचुअली डिस्ट्रोन्ड बाय हिज गार्जियन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 3 साल के बेटे को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हटाया और वो खुद क्या बन गए? जलालुद्दीन खिलजी वहाँ के राजा बन गए। स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म किया और जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की अपनी खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी इज़ from 1290
to 1320। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आपने अगर मूवी देखी हो पद्मावत तो आपको पता ही होगा, और फिर आपको उनकी एज का भी अंदाज़ा ही होगा जब वो राजा बने तो कितने साल के थे। अराउंड 70 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज accession. Unable to capture Ranthambore and allow many Mongols to settle in India after their conversion to Islam, Jalaluddin was ultimately assassinated, killed by his nephew Ali, who subsequently ascended the throne as Alauddin Khilji. जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उन्हें पता था कि जो मंगोल्स अटैक हैं या कोई भी इन्वेजन या अटैक का नेतृत्व वो नहीं कर सकते या फाइट वो नहीं कर सकते। दैट्स वाई ही चूज अलाउद्दीन खिलजी, अपने भतीजे अपने नेफ्यू को उन्होंने नेतृत्व करने के लिए चुना और अलाउद्दीन खिलजी उस पर खरे भी उतरे। अलाउद्दीन खिलजी एक ब्रिलियंट, एम्बिशियस, करेजियस और गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले शासक थे। वो पहले ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने दक्कन पर भी अपना साम्राज्य बढ़ाया था। जलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी कैसे आए? तो जलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने धोखे से बुलाकर अपने ही चाचा की जान ले ली, अपने ही चाचा की मृत्यु कर दी और फिर सारी गद्दी के राजा और हकदार बन गए अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने साउथ पर भी अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने चित्तौड़, पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर भी अटैक किया, अपना कैंपेन चलाया, सालों तक स्टैंडिंग आर्मी लेकर खड़े हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राजा रतन सिंह हैं, ये पद्मावती हैं और ये हमारे खिलजी। और ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी को रास्ते से हटा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस चैप्टर में सिर्फ इतना नहीं है, आधे से ज़्यादा चैप्टर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही है। जस्ट बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ ही मैनेज एंड हाउ ही एक्सटेंड हिज एम्पायर। लेट्स डिस्कस विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मेजर अगेंस्ट नोबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक बैक लैंड एंड प्रॉपर्टी गिवन टू नोबल्स। सबसे पहले तो इन्होंने जो नोबल्स को प्रॉपर्टी मिली थी, लैंड मिला था जिससे वो इतने रईस हो रहे थे, जिससे वो इतने रिच थे और हर चीज़ में अपना कंट्रोल जमा रहे थे, उस चीज़ को इन्होंने हटा दिया। स्पाई सिस्टम की स्टार्टिंग की, इतने ज़्यादा शक्की थे ये कि इन्हें लगता था कि हर जगह, मतलब हर घर में इनका एक स्पाई होता था जो इनको बताता था कि आपके बारे में ये बात चल रही है, आपके बारे में ऐसा हो रहा है या आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है। सब कुछ इन्होंने एक अच्छा स्पाई सिस्टम भी शुरू किया था। नो वन टॉक फ्रीली, सेवियर पनिशमेंट वर गिवन फॉर डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी तो इन्हें पसंद ही नहीं थी, बट ऐसे इंसान को डिसलॉयल्टी नहीं पसंद थी जिन्होंने खुद लॉयल्टी नहीं दिखाई अपने ही चाचा के साथ। बट फिर भी इनका कहना था कि मुझे डिसलॉयल्टी पसंद नहीं है, अगर मैं ऐसा कुछ भी अपने शासन काल में देखूंगा तो मैं उसको बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा, और देते भी थे। नोबल्स एज वेल एज कॉमन मैन फाउंड डिफिकल्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। पहले तो नोबल्स को जो भी सही नहीं लगता था उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते थे और जिससे वो चाहते थे उनको सुल्तान बना देते थे। करप्शन चेक करते थे कि कोई भी मार्केट में ऐसा तो नहीं है जो करप्ट है। द लैंड होल्डर फॉरबिडन टू लीव एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन पीसेंट्स। और ये भी देखा जाता था कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो कहीं पीसेंट्स से एक्स्ट्रा जो है टैक्स तो नहीं ले रहे हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्राइस कंट्रोल। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों को लागू किया। फर्स्ट, उनके पास स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। अपनी स्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए उनको बहुत सारा फूड ग्रेन भी चाहिए होता था, जिसके लिए उन्होंने मार्केट में प्राइस को कंट्रोल किया। वेरियस स्टेप टू कंट्रोल प्राइस इन द मार्केट। एक्साइज सुपरविजन ओवर द मार्केट, के ऊपर सुपरविजन रखते थे, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम कॉमोडिटी के जो प्राइस थे वो फिक्स्ड थे।
मार्केट ऑफिसर अपॉइंटेड टू कीप द चेक ऑन द प्राइसेस। हर एक चीज़ के लिए इन्होंने एक ऑफिसर रखा था, एक डिपार्टमेंट बनाया था कि इस डिपार्टमेंट का ये हेड होगा और इसको ये चीज़ चेक करनी है कि कोई भी गलती ना हो। डिफ़ॉल्टर्स को हैवी पनिशमेंट मिलती थी। तराजू में अगर कहा जाता था कि 1.25 किलो या 1.25 पाव भी एक्स्ट्रा किसी ने कम दिया तो उतना मांस उसके शरीर में से निकाल लिया जाता था। इस तरीके की पनिशमेंट अलाउद्दीन खिलजी दिया करते थे। लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड था और जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता था वो गवर्नमेंट ग्रेनरीज में रखा जाता था। सोल्जर और सिविल पॉपुलेशन जो थी वो लो प्राइस से बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिल रहा था इन चीज़ों से। रेवेन्यू रिफॉर्म क्या था, इनको अपनी आर्मी मेंटेन करनी थी। आर्मी मेंटेन करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए, सो उसके लिए रेवेन्यू जो था वो ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। सो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स की स्टार्टिंग की। इन्होंने डोब एरिया मीन्स गंगा यमुना का जो डोब एरिया मीन्स की फर्टाइल लैंड जो है होते हैं रिवर्स के आसपास, उन्हें कहते हैं डोब एरिया। वहाँ पे इन्होंने बोला जो भी प्रोडक्शन होगा उसका हाफ प्रोडक्शन आप हमें दे दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे नहीं दे सकते तो आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप हमें दे दीजिए। ये गाय चराने का, ग्रेजिंग कराने के ऊपर भी टैक्स लेते थे। कहते थे कि आप ठीक है पैसे नहीं दे सकते, आप गाय का दूध ला के दे दीजिए, आप वुल ला के दे दीजिए। ऐसे करके ये टैक्स लोगों से लिया करते थे। कहा जाता है कि डकैती पे भी टैक्स लेते थे। आपको डकैती करनी है करिए, प्लंडरिंग करनी है करिए, इतना % हमको लाकर दे दीजिए। अप टू डेट रेवेन्यू रिकॉर्ड सबसे अच्छी बात थी खिलजी की कि इनके पास सारा रिकॉर्ड होता था। रेवेन्यू ऑफिसर प्रॉपरली प्लेन कुड नॉट टेक ब्राइब, और सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत थी कि कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी ब्राइब ना ले, कोई भी किसी से भी रिश्वत ना ले। देन हम देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से दिल्ली से होकर देवगिरी, वरांगल एंड देन साउथ में मदुराई तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। कुछ अदर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे ये हैं मलिक कफूर, जिनकी आप इमेज देख सकते हैं। एक इमेज जो है वो पद्मावत से कैरेक्टर से ली गई है और एक इमेज जो है वो उनकी रियल पोर्ट्रेट इमेज है। मिलिट्री रिफॉर्म के लिए होता क्या था कि इनके पास जो घोड़े थे वो अरबी घोड़े थे। अरबी घोड़े बहुत ही तेज़ होते हैं और अरबी घोड़े जो होते हैं हमारे यहाँ के घोड़े से काफ़ी अच्छे घोड़े थे। तो जो इतने सारे घोड़े जो आर्मी के लोग थे वो अपने घर से एक्सचेंज करके ले आते थे। ये इनको पता चला अपने स्पाई सिस्टम से, तो इन्होंने घोड़े पे भी ब्रांडिंग करा दी कि ये घोड़ा हमारा है और ये घोड़ा इस पर्सन को अलॉट किया गया है, तो इस पर्सन के अलावा इस घोड़े को कोई और नहीं ले सकता। इलिटरेट थे लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत ही शौकीन थे। आमिर खुसरो इनके पोएट थे। इन्होंने मलिक कफूर को 1311 में वरांगल भेजा। वरांगल में मलिक कफूर ने वरांगल में रिवोल्ट की और रिवोल्ट करके बहुत सारा, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही जो है सोना चांदी लूट का सामान लेकर आए, जिसमें से एक लार्जेस्ट डायमंड भी कहा जाता है मलिक कफूर ने कोहिनूर लाकर अलाउद्दीन को दिया था। अनफॉर्चुनेटली अलाउद्दीन की 1316 में एक डेथ हो जाती है। किसी रिवोल्ट में इनकी डेथ नहीं हुई है, इनकी किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई थी। उसके बाद मलिक कफूर, और हमेशा से याद रखिएगा जब एक पावरफुल शासक मरता है तो उसके मरने के बाद अगर उतना ही पावरफुल शासक ना हो तो उसका साम्राज्य बचता नहीं है। वही हुआ। मलिक कफूर ने उनके छोटे बेटे को रीजेंट करके his slave मलिक कफूर acted as a regent of Alauddin minor son, but Malik Kafur को भी was killed in 36 days after the death of Alauddin, and his son also killed by the elder son कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मीन्स कि जो अलाउद्दीन के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, उन्होंने उनके छोटे बेटे को भी मार दिया और मलिक कफूर भी 36 डेज बाद, अलाउद्दीन की मौत के 36 डेज बाद उनकी भी, मलिक कफूर की भी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक साम्राज्य पे रहे। इन्होंने खलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्हें भी खुसरो खां जो इन्हीं के जनरल थे उनके द्वारा इन्हें मार दिया गया। अमीर परसुएटेड गाजी मलिक, army commander of Punjab. His soldier captured Khusro Khan and becoming the new sultan and renamed itself Ghiyath al-Din Tughlaq.
एंड स्टार्टेड द न्यू डायनेस्टी। मतलब कि आप समझिए, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई, उसके बाद मलिक कफूर और उनके बेटे ने साम्राज्य को संभाला, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई, उनको भी मार दिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को खुजर खान ने मार दिया, खुजर खान को गाजी मलिक ने मार दिया, क्योंकि गाजी मलिक चाहते थे, गाजी मलिक को जो है वो बनाना चाहते थे अमीर, और गाजी मलिक ने अपना नाम बदल के अपना नाम रखा गियात अल-उद्दीन तुगलक। उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी के बाद स्टार्टिंग हुई तुगलक डायनेस्टी की, जो गाजी मलिक ने स्टार्ट की। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ आर्किटेक्चर देख लेते हैं, जो उन्होंने कुतुब मीनार के पास अपना अलाई दरवाज़ा बनाया था, एक रॉयल टैंक भी उन्होंने बनवाया था, और एक सिटी भी उन्होंने फाउंड की थी, सिटी ऑफ सिरी। चलिए अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। गियासुद्दीन तुगलक फ्रॉम 1320 to 1324, ही इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। हाश अगेंस्ट मंगोल्स के प्रति जो इनका रवैया था बहुत हाश था। 1325 में भी इनकी डेथ हो जाती है, और इन्हें उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक रिप्लेस करते हैं। हिज डेथ व्हेन ही रिटर्न, कहा जाता है कि इनकी डेथ हुई थी जब ये दिल्ली से बंगाल से दिल्ली आ रहे थे, एंड स्टे इन तुगलकाबाद, जो इनकी नई कैपिटल थी, वहाँ पर रुके हुए थे। इस बिल्डिंग को उनके बेटे के द्वारा बनवाया गया था, और ये बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गई थी, और इसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि बाय चांस इनकी डेथ हो गई, कोई कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी इनको मारने की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑब्वियसली इसके बाद बन जाएंगे हमारे तुगलक डायनेस्टी के अगले शासक। इनकी टॉम भी है, और इनकी टॉम जहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पे इनके बेटे और इनकी वाइफ की को भी दफन किया गया है। आते हैं हम हमारे महान शासक, तुगलक डायनेस्टी के महान शासक मोहम्मद तुगलक के पास। ये टाइम पीरियड तुगलक टाइम पीरियड का सबसे बड़ा टाइम पीरियड, मतलब दिल्ली सल्तनत में इनसे ज़्यादा अगर हम बोल सकते हैं तो किसी ने भी इतना राज नहीं किया। अब आपको तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ने के बाद यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट हिम, कि ये किस तरीके के राजा थे, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर का तो अलग अलग हिस्टोरियंस का तो अलग अलग मानना है। सो इनके बारे में जानते हैं। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मेडिसिन एंड फिजिकल साइंस, मतलब सबसे पढ़े लिखे दिल्ली सल्तनत के राजा थे। पोइट एंड गुड ओरेटर ऑल्सो, मतलब कि पब्लिक स्पीकर भी बहुत अच्छे थे। हिज क्वालिटीज फेल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, जितनी भी इनके पास क्वालिटी थी असल जिंदगी में कहा जाता है कि वो फेल हो गई। ही वॉज लिबरल इन रिलीजियस आउटलुक। ही इंट्रोड्यूस मैनी एम्बिशियस स्कीम बट फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज पुअर जजमेंट एंड इम्पेशेंट नेचर। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, लेकिन इनके इम्पेशेंस होने की वजह से, पुअर जजमेंट्स और कहीं ना कहीं इनकी बुरी किस्मत की वजह से फेल हो गई। कुछ अर्लियर हिस्टोरियंस इन्हें हाफ मेड, आधा पागल राजा भी कहते थे, आधा पागल सुल्तान, और मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से ये एक सेंसिबल और वाइस राजा थे। ट्राइड टू प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, हमेशा उन्होंने कोशिश करी प्रॉब्लम का कुछ यूनिक ही सॉल्यूशन ढूंढने की। ही फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों का दिल जीतने में पीछे रह गए। तो इनकी हम कुछ पॉलिसीज या स्कीम्स पढ़ेंगे जो इन्होंने, जिस पे चेंजेस किए और क्या वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इनको चाहिए था मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए बहुत पैसा, जस्ट बिकॉज वी नो कि जो भी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, सब पे मंगोल्स इन्वेजन और दूसरे रिवोल्ट्स तो थे ही, ये तो उनके लिए चैलेंज हमेशा से था। तो मिलिट्री एक्सपेंड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और मिलिट्री एक्सपेंड करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते थे। तो इसी के लिए उन्होंने भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने डोब एरिया पर 1/2 प्रोड्यूस किया, वैसे इन्होंने भी 1/2 टैक्स लगाया डोब एरियाज पे। बट जब इन्होंने टैक्स लगाया 1/2, तब ड्यू टू फेलियर ऑफ रेन, पीसेंट्स वर नॉट इन द पोजीशन टू पे रेवेन्यू।
बारिश ना होने के कारण जो फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, वो बेचारे रेवेन्यू नहीं दे पाए। अब इन्हें ये तो नहीं पता कि रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा। इन्होंने तो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर कर दिया था टू कलेक्ट द टैक्स बाय हुक और क्रुक। हम नहीं जानते, कैसे भी हमें तो टैक्स चाहिए। पनिश करो, ज़बरदस्ती करो, अरेस्ट करो, सज़ा देना है सज़ा दो। मैनी पीसेंट्स वर अरेस्टेड एंड पनिश। He didn't get the revenue also and also lost the confidence of people. Many of them ran away and died with the starvation. कई लोग भूख के कारण वहाँ से चले गए, डर के कारण वहाँ से चले गए और भूखे ही मर गए। जब तक उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चला तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, लोगों की मौत हो चुकी थी, लोग उनसे चिढ़ चुके थे और ज़मीन बंजर हो चुकी थी। तो ये पहला जो टैक्सेशन था बढ़ाने का, ये भी उनकी पॉलिसी फेल हो गई। नाउ सेकेंड चेंज था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ही ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन साउथ एंड नेम दौलताबाद। हिज प्लान वॉज गुड, but he did not aware with Mongol invasion on Delhi. After 1 year, again shifted his capital to Delhi. The southern kingdom also declared themselves as an independent kingdom. पहले दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी ताकि कि दूसरे इन्वेजन से ये बच सकें और साउथ में भी अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड कर सकें। इनका प्लान अच्छा था, बट मंगोल्स, ये दिल्ली छोड़ के गए, मंगोल्स के इन्वेजन दिल्ली में हो गए। फिर ये वापस दौलताबाद छोड़कर दिल्ली आए, तो जो वहाँ पे उन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया था वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल वाली जो पॉलिसी थी वो भी इनकी फेल हो गई। सबसे मज़ेदार जो हम कहेंगे, इन्होंने टोकन करेंसी शुरू करवाई 1330 एडी में, क्योंकि पैसा इनको बहुत ज़्यादा चाहिए था मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए। और धीरे धीरे इनकी कुछ पॉलिसीज़ के कारण तो खजाना खाली होता जा रहा था। इनके फेलियर ऑफ 2 प्लान्स, टू मच जेनरसिटी ऑफ सुल्तान, हैवी लॉस टू द ट्रेजर। फॉर दिस पर्पस इन्होंने इशूड कॉपर कॉइन सेम वैल्यू एज गोल्ड एंड सिल्वर। इन्होंने बोला हम जो कॉपर कॉइन इशू कर रहे हैं इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू है। दिस प्लान ऑल्सो फेल्ड बिकॉज पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स एंड होम easily circulate in the market and forged coins। जो नकली सिक्के थे वो बहुत ही आसानी से मार्केट में सर्कुलेट हो पा रहे थे। अब ये और भी गरीब हो गए। इसके बाद इन्होंने फाइनली विड्रॉ स्कीम लाकर लोगों से वो कॉइन्स वापस लिए कॉपर्स के, और उनको उसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन एक्सचेंज में दिए। तो जिससे जो बचा हुआ ट्रेजर था वो भी पूरा का पूरा खाली हो गया। Other visionary plans, he planned 2 expeditions, one Karachi and second one for Persia। कुछ 2 अभियान चलाए इन्होंने, एक कराची में और एक पर्शिया में, but both these expeditions failed because of his poor judgment। This failure caused heavy toll of life, great of loss of treasure, and Mongol also invaded in 1328 and reached the gates of Delhi। Instead of facing them, he paid huge sum of retreat them। मंगोल्स को फेस करने की बजाय, लड़ाई करने की बजाय इन्होंने उनको खूब सारा पैसा देकर वापस भेज दिया। इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा कि मंगोल्स वापस बार बार अटैक करने लगे। Now he lost the support of common people, nobles, ulemas, scholar of Islamic learning, and now Mongols powerful ruler of Mongol Genghis Khan also invaded in Transoxiana in northeast Iran in 1290 and then attacked in Delhi Sultanate। तो ये कुछ प्लान्स थे हमारे कि डोब में टैक्सेशन बढ़ाना फेल हुआ, कैपिटल ट्रांसफ़र करना फेल हो गया, टोकन करेंसी फेल हो गई, अभियान एक्सपीडिशंस फेल हो गए। तो इससे इनका ट्रेजर भी गया, लोगों के प्रति जो इनका लोगों को सपोर्ट मिलना था वो भी इन्हें नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेजर ही खाली कर दिया था। सो आप की क्या राय है मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर कि ये कैसे शासक थे और इनकी पॉलिसीज़ अच्छी थी या बुरी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। ही फेस मैनी रिबिलियंस बट फेमस फॉर टू बिल्ड मैनी कैनल्स, हॉस्पिटल एंड रिजर्वर्स। ऑल्सो एस्टेब्लिश मैनी टाउन्स, फिरोदाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार। इसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक 1394 to 1430। ड्यूरिंग हिज रीन Temur invaded India and loot all the treasure that preserved from 200 years। He appointed Khizr Khan
एज द फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कहा जाता है कि महमूद शाह तुगलक डायनेस्टी के बाद तैमूर इन्वेजन हुआ और तैमूर ने दिल्ली पर राज कर लिया। तैमूर इन्वेजन जब हुआ और दिल्ली पे इन्होंने जीत पाई तो तैमूर ने खिज़्र खां को वहाँ के लिए अपॉइंट किया। जैसे कि हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने अपॉइंट किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी तुर्किश डायनेस्टी। वैसे ही तैमूर ने दिल्ली पर इन्वेड किया और फिर इन्होंने अपॉइंट किया खिज़्र खां को और स्टार्ट करी खिज़्र खां ने सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के मोस्टली जो रूलर्स हैं वो हैं खिज़्र खान, जो काइंड एंड जेनरस थे, क्रूरल नहीं थे, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह टिल 1451। देन लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी में बहलूल लोधी, नेफ्यू ऑफ मलिक सुल्तान गवर्नर ऑफ पंजाब, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू फाइट अगेंस्ट द शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर सल्तनत। फिर आते हैं सिकंदर खान लोधी, देन आते हैं इब्राहिम लोधी एंड देन इब्राहिम लोधी कहा जाता है कि एक क्रूर शासक थे, इतने ज़्यादा कि इनके जो आसपास के लोग थे वही इनको पसंद नहीं करते थे और उन्हीं लोगों ने बाबर को इनवाइट किया था। इनके खुद के कहा जाता है अंकल ने बाबर को इनवाइट किया कि आइए और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में लड़िए और बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोधी को हराकर स्टार्टिंग की मुगल एम्पायर की। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर कौन थे, कहाँ से आए, मुगल एम्पायर कौन था, कहाँ से बिलोंग करते थे। सो इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा राजपूत डायनेस्टी के तोमर और चौहान्स के बारे में, फिर हमने तुर्किश डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, कैसे पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्किश डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। फिर इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी और बलबन ने तुर्किश डायनेस्टी को एम्पायर को एक्सटेंड किया। फिर खलजी डायनेस्टी में कैसे जलाउद्दीन खलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने असैसिनेट किया और फिर तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनकी कुछ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल और जितनी भी पॉलिसीज़ थी सब फेल हुई। उसके बाद सैयद डायनेस्टी के खिज़्र खां और लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी, जिनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हराकर स्टार्टेड की मुगल एम्पायर की। Now let's discuss the administration under Delhi Sultan. The Sultan was considered as the head of the Sultanate. His word as regarded the law. He was also chief executive, highest judicial authority, commander-in-chief. Consider himself as a part of Islamic world. Advisor, chief qazi, administrator, wazir, bakshi, paymaster, qazi, chief judge. The Sultan did not interfere in the tradition of law of Hindus. It all this thing settle in the पंचायत। मुकद्दम हेडमैन ऑफ द विलेज। तो जो सुल्तान होता था वो हेड होता था, सुल्तान के पास सारे राइट्स थे, चीफ एग्जीक्यूटिव होता था और जो सुल्तान होता था वो हेड होता था स्टेट का। अगर हम बात करें फाइनेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो होते थे वज़ीर, दीवाने जो होते थे वो होते थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सुद्दर या सदरस जो होते थे वो इस्लामिक मिनिस्टर होते थे, दीवान इंशा जो होते थे वो एक्सटर्नल अफेयर को देखते थे, दीवान अरिस ये डिफेंस मिनिस्टर होते थे, काजी जो होते थे वो लॉ मिनिस्टर होते थे। इन्होंने अपने एम्पायर को कुछ इस तरीके से बांटा था जैसे लाइक इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट एंड स्टेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स लाइक दिस। इनकी सबसे पहले फर्स्ट सल्तनत, इनका एम्पायर का हेड होता था सुल्तान। फिर इक्ता, एम्पायर को भी अलग अलग प्रोविनेंसेस में बांटा था जिसे इन्होंने नाम दिया इक्ता। इक्ता का हेड होता था इक्तेदार। फिर इक्ता प्रोविनेंस को भी इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा। डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने नाम दिया शिक और शिक का हेड होता था शिकदार। डिस्ट्रिक्ट को भी इन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जिनका इन्होंने नाम दिया प्रांगण। प्रांगण में जो ट्रेजर को संभालता था वो खजानदार, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो आमिल और जो अकाउंटेंट था वो मुंसिफ। और सब डिस्ट्रिक्ट भी गांव में बटी थी, विलेजेस में बटी थी और विलेज का हेड होता था मुकद्दम और चौधरी। सो ये था एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का। वजीर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, दीवान, मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक, सद्दार, काजी, मिनिस्टर ऑफ लॉ,
Then Sultanate is divided into Ikta. Ikta is divided into Shik. Shik is divided into Prangan, and Prangan is divided into further villages. Sultanate का head Sultan, Ikta का head Iktidar, Shik का head Shikdar, Prangan के heads different treasure heads and different revenue collector, different accountant, and it's also further divided into different village, and head of the village is मुकद्दम और चौधरी. दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम को समझते हैं, जैसे इक्ता सिस्टम. हमने मिडिवल पीरियड में ही एक और सिस्टम पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था चेंजेस, ट्रेसिंग चेंजेस इन 1000 of years में, दैट Samantha system. So Ikta system is also like that. Land distribution system. The whole empire was divided into several large and small tract of land, Ikta. Then assigned to the officer to collect revenue, Iktidar. They provide troop to the king. In Ikta they maintain law and order and also maintenance of soldier. Iktidar gets certain percentage and balance sent to the sultan and keep detailed account of income and expenditure. तो इक्ता सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ राजाओं को पता था कि हम इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल सकते, तो उसे वो अलग अलग इक्ता में बांट देते थे, और वो इक्ते का हेड जो होता था वो इक्तेदार होता था, और इक्तेदार का काम था पूरा सोल्जर्स को मेंटेन करना, ट्रूप्स, किंग के लिए ट्रूप प्रोवाइड कराना, और जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कुछ परसेंट रख के बैलेंस सुल्तान को दे देना. तो ये था हमारा इक्ता सिस्टम. आप उस समय के टाइम पीरियड के कुछ आर्किटेक्चर्स को देख सकते हैं. द सोर्सेज, दे बिल्ड मस्जिद ऑल्सो फॉर promotion of Islamic religion. Now last topic of this chapter, art and architecture. This period introduced new art, dome and pointed arch structure, Islamic building, Indo-Islamic style, Indo-Turkish style. Turk brought Arabian and Persian tradition, Indian decoration and technique used in Islamic building. The fort were simple but strong. They also used tall and sturdy tower in the building. Sultan also found many towns, Agra, Fatehpur, Hisar, Firozpur and Jaunpur. जब दिल्ली सुल्तान की स्टार्टिंग हुई या दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई, तो इंडिया में इससे पहले हम इंडो इस्लामिक स्टाइल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल को मिलाकर बना इंडो इस्लामिक स्टाइल, क्योंकि डोम शेप्स हमारे नहीं होते थे. डोम शेप्स और आर्क शेप के जो स्ट्रक्चर थे इनकी मस्जिद के, ये ट्रेडिशन दिल्ली सल्तनत के बाद, इस्लामिक धर्म के इंडिया में आने के बाद ही स्टार्ट हुआ था. कुछ आर्किटेक्चर के नाम देख लेते हैं. क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, हौस खास जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था. इल्तुतमिश की टॉम, कुतुब मीनार started by Qutbuddin Aibak but finished in the reign of इल्तुतमिश. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, ये बहुत ही दिल्ली की फेमस दरगाह है. इसके नाम पे दिल्ली में एक स्टेशन भी है, निज़ामुद्दीन स्टेशन. तुगलकाबाद फोर्ट and Lodi Garden is the large park built by the Delhi Sultanate Sikandar Lodi, and garden is noted as a beautiful architecture of that period. So I hope आपको इस वीडियो की मदद से ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं इससे रिलेटेड क्विज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और आपको मेरे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, and you also get the different tricks to learn the different dynasties. So please must like, subscribe to my channel if you like this video. मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. Thanks.